हेलो फ्रेंड्स, आई कॉन्सेप्ट में आप सभी लोग का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने एनसीईआरटी के प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा लिया था, मगर कुछ स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर एक ऐसा वीडियो बना दीजिए जिसमें पूरा चैप्टर को कवर किया जाए। तो आज मैं प्रकाश के प्रवर्तन अपवर्तन का एक फुल चैप्टर लेकर के आया हूँ। तो जिनका भी क्लास छूट गया है वो लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेंगे, और जो लोग क्लास किए हैं वो लोग भी देख लेंगे ताकि आप लोग का रिवीजन हो सके। ठीक है, तो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें अपने दोस्तों के पास। ठीक है, तो आइए चलते हैं, देखते हैं हम लोग आज प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन चैप्टर को। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला है, हम लोग ये पूछते हैं कि प्रकाश है क्या। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश एक वैसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कंप्लीट है। प्रकाश एक ऐसी ऊर्जा है जिसके द्वारा हम किसी वस्तु को देख सकते हैं या वस्तु को इसके सहायता से देखा जा सकता है। चलिए, उसके बाद है प्रकाश के कुछ गुण हैं जो काफ़ी एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि प्रकाश गमन करती है, तो प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, प्रकाश हमेशा सरल रेखा में गमन करती है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। देखिए, प्रकाश को गुजरने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। प्रकाश निर्वात में गुजरती है, हवा के माध्यम में गुजरती है। ठीक है ना, लेकिन इसके जस्ट विपरीत जब हम साउंड को पढ़ेंगे तो उसके लिए माध्यम का होना जरूरी है। तो प्रकाश एक ऐसी तरंग है, तो याद रखेंगे प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, और इसे आने जाने के लिए किसी भी माध्यम का होना ज़रूरी नहीं है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं को छिन्न छाया बनाता है, मतलब अपारदर्शी वस्तुओं पर छाया बनाती है, अपारदर्शी वस्तुओं को प्रकाश पार कर जाती है। प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो हवा में पूछे या निर्वात में पूछे तो 3 लाख मीटर पर सेकंड प्रकाश का स्पीड होता है। ठीक है ना, प्रकाश का स्पीड कितना होता है, 3 लाख मीटर पर सेकंड। उसके बाद देखेंगे कि प्रकाश के प्रवर्तन, तो उच्च कोटि की पॉलिश किया हुआ कोई भी पृष्ठ जिसे दर्पण के सामने रखने वाले अधिकांश प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है। यानी एक बार और हम अच्छी तरह से इसको समझें प्रकाश के प्रवर्तन और उसके नियम को, तो देखिए ये हमारा फिगर है। ठीक है, ये हमारा फिगर। तो प्रकाश का प्रवर्तन होता क्या है कि जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़ती है तो पड़ने के बाद होता क्या है कि वह टकरा के वापस लौट जाती है। पड़ने के बाद क्या होता है, टकरा के वापस लौट जाती है। तो ये जो क्रिया होती है, प्रकाश किसी प्रवर्तक सतह पर आई और टकरा के वापस लौट गई, तो यह क्रिया प्रकाश का प्रवर्तन कहलाता है। इसके 2 नियम होते हैं कि आपतन कोण और प्रवर्तन कोण का मान वैल्यू जो होता है से बराबर होता है। जैसे साइन आई बराबर होता है साइन आर। ठीक है, साइन आई बराबर क्या होता है, साइन आर होता है। ठीक है, इस तरह से जैसे में देखेंगे। और दूसरा क्या है, जैसे में देखिए ये यहाँ पे परावर्तन का फिगर बना दिया गया है। ठीक है दोस्त, ये परावर्तन का फिगर बना दिया गया है, ये क्लास में करवाए। ये जो है ये हमारा एक सतह है जिस पर लाइट जो एक आ रही है और आ करके क्या हो रही है, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ठीक है ना, और ये एक बीच में क्या है, अभिलंब बना हुआ है। इधर एक एंगल बनता है और एक एंगल इधर बनता है। ठीक है, तो जो प्रकाश किसी परावर्तक सतह पर आती है, इधर से देखिए ये आ रही है ना, तो ये प्रकाश आ रही है और ये प्रकाश यहाँ से जा रही है परावर्तक। तो जो आती है उस किरण को कहते हैं आपतित किरण, और जो इस बिंदु पर टकरा के वापस जाती है उसे कहते हैं परावर्तित किरण। अब देखिए बीच में एक अभिलंब होता है जो बिल्कुल 90 डिग्री का बनता है। तो अभिलंब इसके और इसके बीच, अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण। इसे आई से डिनोट किया जाता है। ठीक है, और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच एक कोण बनता है जिसे कहते हैं परावर्तन कोण, और इसे जो है आर से डिनोट किया जाता है, स्मॉल आर से। क्लियर, तो यही कहा गया है, पहला नियम यही है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों एंगल का वैल्यू बराबर होता है। और आपतित किरण यानी ये किरण, ठीक है, आपतन बिंदु आई और जिस बिंदु पर ये क्रिया होती है टकराने का उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और अभिलंब और परावर्तित किरण सब जो है एक ही सतह पर एक ही तल पे होती है। तो इसका दूसरा नियम है। तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को रोक करके इसका एक नोट्स बना लेंगे, ये एक शॉर्ट नोट्स के रूप में आपको काम करेगा। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रतिबिंब क्या है। तो प्रतिबिंब हम जानते हैं कि प्रतिबिंब वहाँ बनता है जहाँ पर किसी वस्तु को परावर्तित किरणें प्रतिच्छेद नहीं कर पाती है। ठीक है, जैसे में प्रतिबिंब क्या होता है, मान लिया जाए कि ये कोई एक वस्तु है। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आ रही है, तो प्रकाश की किरणें आने के बाद ये टकरा के वापस लौट जाती है, या कभी कभी ऐसे डॉट लाइन से इसको दर्शाते हैं। ठीक है, डॉट लाइन से दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो प्रतिबिंब को एक हिसाब से हम ये बोले तो इसको बोलते हैं छाया। क्या बोलते हैं, छाया।
प्रतिबिंब को छाया बोलते हैं। तो छाया से तो आप लोग को समझ में आ गया होगा छाया क्या है, समझाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका जो प्रकार होता है उसको हम लोग समझेंगे कि छाया जो है दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक प्रतिबिंब और एक आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब, ठीक है। इसको बोलते हैं रियल इमेज और इसको बोलते हैं वर्टिकल इमेज। तो रियल इमेज तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी चीज़ को प्रतिच्छेद करती है, और आभासी तब बनता है जब प्रतिच्छेद करती हुई प्रतीत होती है, करती नहीं है लेकिन ऐसा आभास होता है कि वह एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे मान लिया जाए ये कोई तल है, यहाँ से प्रकाश की किरणें आई, ठीक है, टकरा के लौट गई, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि ये क्या कर रही है, इसको प्रतिच्छेद करके जा रही है ऐसे डॉट लाइन से। तो ये जो इधर जो ये इमेज बनेगा डॉट लाइन में, ये हमारा आभासी या काल्पनिक बनता है, क्लियर। और ये प्रतिच्छेद रियल में करती है, इसलिए इसको वास्तविक प्रतिबिंब, इसको बोलते हैं आभासी प्रतिबिंब। चलिए दूसरा इसका याद रखेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है और आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, खास करके ये तीनों इंपॉर्टेंट है। आप लोग तीनों कॉपी में नोट डाउन करके इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। कि पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है वास्तविक प्रतिबिंब को, पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता आभासी प्रतिबिंब को। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, आभासी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनता है, सीधा बनता है। ये सब मैंने क्लास में आप लोग को बताया है, ठीक है। चलिए उसके बाद थोड़ा सा समतल दर्पण पर हम लोग चर्चा करेंगे और समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण का इस्तेमाल हम लोग घर पे आईना के रूप में करते हैं। घर पे हम लोग का जो आईना बना होता है किस चीज़ का बना होता है, समतल दर्पण का बना होता है, ठीक है। तो आईना का इस्तेमाल हम लोग घर पे करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा वस्तु है, ये हमारा इमेज बन रहा है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे गुण हैं, क्या क्या गुण है इसको हम लोग देखेंगे। ये फिगर को आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें जो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो आभासी और सीधा बनता है। कैसा बनता है, आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। उसके बाद जो है आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तो पहला कि आभासी सीधा बनेगा, सवाल ये पूछता है समतल दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनता है, तो आभासी और सीधा बनता है। प्रतिबिंब का जो साइज होता है वो वस्तु के साइज के इक्वल होता है। प्रतिबिंब दर्पण के जितना पीछे होती है वस्तु दर्पण के उतना ही आगे होती है, ये आप लोग जानते होंगे, ठीक है ना। तो जितना ये सब मैं क्लास में करवा चुका हूँ, लेकिन आप लोग के रिवीजन के लिए एक मैं वीडियो बना के डाल रहा हूँ, इसलिए सभी लोग इसको अच्छे तरह से देख लेंगे और एक शॉर्ट नोट्स के तरीके से इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आइए अगला है कि प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होती है। पार्श्व करने का मतलब मैं बताया था कि जैसे क्या है, एक मिनट, पार्श्व करने का मतलब जैसे आर ऐसे लिखते हैं तो प्रतिबिंब में जो आर बनेगा वो ऐसे बनता है, ठीक है। पार्श्व बनता है ऐसे, दो तरह से उल्टा होता है। एक होता है इस तरह से एक आर बनेगा, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। तो एक आर इस तरह से, एक आर इस तरह से, तो ये जो होता है पार्श्व परिवर्तन होता है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट देखेंगे। हाँ देखिए यहाँ पे लिखा ही हुआ है, एक मिनट देखिए। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है कि इसमें वस्तु दायां से बायां और प्रतीत होता है और बायां वाला दायां, मतलब लेफ्ट राइट में दिखेगा, राइट जो है लेफ्ट में दिखता है, तो यही होता है पार्श्व परिवर्तन। तो पार्श्व परिवर्तन हमेशा किस दर्पण में होता है, तो पार्श्व परिवर्तन हमेशा समतल दर्पण में होता है, क्लियर। पार्श्व परिवर्तन हमेशा समतल दर्पण में होता है। चलिए आगे जब दर्पण की बात हो ही गई है तो हम लोग गोलीय दर्पण को देख लेते हैं। तो गोलीय दर्पण क्या होता है, एक खोखले गोले का परावर्तक सतह होता है, ठीक है, जिसको दो भागों में बांट करके एक तरफ उत्तल दर्पण एक तरफ अवतल दर्पण हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं, ठीक है। इसको हम लोग लिख लेंगे, मैं कॉपी में लिखवा चुका हूँ, अगर आप लोग वीडियो को पास करके इसको अच्छी तरह से आप लोग लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अगर आप लोग कहिएगा तो इसका PDF हम टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप लोग इसे PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है आगे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये गोलीय दर्पण हो गया। हाँ यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझ लेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो P से जैसे मान लिया जाए मैं एक बनाता हूँ, इस तरह से एक दर्पण बनता है, जिसको बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण क्यों बोलेंगे, क्योंकि एक तरफ कलई किया हुआ है, इधर कलई नहीं, तो जिसकी परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसी होती है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। और एक होता है इस तरह से, इधर कलई है, ठीक है, तो जिसकी परावर्तक सतह उठी होती है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। बात आ गई समझ में। तो जिसकी परावर्तक सतह धंसी हुई है इसे अवतल है, जिसकी परावर्तक सतह उठी हुई उसे उत्तल कहते हैं। अब यहाँ पे बहुत सारे जिसके जैसे P है, तो P को क्या बोलते हैं, P को बोला जाता है ध्रुव, या इसको पोल बोलते हैं, ठीक है, ध्रुव बोला जाता है। उसके बाद C जो होती है वो सेंटर होता है, पूरे सर्किल का सेंटर, तो इसलिए C को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। C को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। F जो है यहाँ पे उसको फोकस बोलते हैं, F को क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं, ठीक है। तो F को फोकस बोला जाता है। अब देखिए, अब पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को बोलते हैं फोकस दूरी, ठीक है। पोल से लेकर के फोकस तक की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी बोलते हैं, जिसे स्मॉल f के द्वारा दर्शाया जाता है। आप सेंटर से लेकर के पोल तक की दूरी को बोलते हैं वक्रता
त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, है ना, त्रिज्या बोलते हैं जिसे रेडियस, जिसे आर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, चलिए ये सारी लाइन, यही सब सारी चीज़ें लिखी हुई है, PDF आप लोग को भेज देंगे हम। ठीक है, आप लोग उसे नोट डाउन इसको कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके ऐसे देखिए, एक बार मैं दिखा देता हूँ, आप लोग इसको वीडियो को पॉज कर करके लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, हो गया। चलिए, एक लाइन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, एक लाइन यहाँ पे यह है कि आर जो होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है, वो फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक है, ये फार्मूला से आप लोग का न्यूमेरिकल भी बनता है ना। एक फार्मूला F बराबर होता है, तो F बराबर जो हो जाएगा R/2, इसको लिख लीजिएगा। फोकस दूरी बराबर होती है वक्रता त्रिज्या बटा 2, या वक्रता त्रिज्या बराबर होती है 2 गुना फोकस। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया है अवतल दर्पण पर क्या क्या आलेख बनेगी, है ना। तो इस तरह का लिखा हुआ है कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें स्पर्शक के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरती है। ठीक है, कोई भी अवतल दर्पण में जब प्रकाश जाती है तो यह हमेशा टकरा के कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से गुजरती है। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। ये सब आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, अगला में लिखा हुआ है कि अवतल दर्पण वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। देखिए जैसे भी किरण अगर सेंटर से आएगी, ठीक है, तो इसी दिशा में लौट जाती है, दिशा अपनी परिवर्तन नहीं करती। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फोकस से आ रही है तो यहाँ पे ऐसे जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर सेंटर से आएगी कोई भी प्रकाश तो सेंटर पे ही वापस चली जाती है। यही चीज़ 3 नंबर में लिखा गया है। देखिए केंद्र से अगर आएगी तो परावर्तित होकर केंद्र से ही वापस चली जाएगी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट इस यहाँ पे देखिए कि अवतल दर्पण के उस बिंदु, जैसे P जो है यहाँ पे अक्ष जो है ना, मुख्य अक्ष के तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित हो तो आपतित और परावर्तित किरण के आपतन बिंदु का मुख्य अक्ष कोण क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पे देखिए, ये तो एक तरह से जो अभी हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं तो उसी की तरह का है। ये जो काम करेगा अभिलंब का काम करेगा, ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण, तो दोनों साइन I बराबर साइन R हो जाता है। चलिए नेक्स्ट। चलिए ये बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अवतल दर्पण में अगर वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पर बनती है। ठीक है, बहुत छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। पहला कंडीशन में अगर वस्तु अनंत पर हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनता है, बहुत छोटा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। चलिए आइए दूसरा देखते हैं। तो दूसरा है कि अगर वस्तु सेंटर पर हो, है ना, सेंटर से परे हो, सेंटर से परे मतलब कहने का मतलब है कि अगर वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में हो तो प्रतिबिंब जो बनेगा फोकस और सेंटर के बीच में बनेगा, छोटा बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और जब वस्तु को सेंटर पर रखा जाए, मतलब वक्रता केंद्र पर रखा जाए, तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनता है, साइज बराबर हो जाती है। तो यह सवाल ज़्यादा पूछता है कि वक्रता केंद्र पर रखी जाए तो प्रतिबिंब का आकार होगा। तो अगर कोई भी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं अवतल दर्पण में तो वस्तु का आकार बराबर होता है, वास्तविक और उल्टा होता है। चलिए अगर वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा जाए तो C और वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होगा, बड़ा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब अनंत पर, यहाँ देखिए वस्तु अनंत पे थी तो प्रतिबिंब फोकस पर बन रहा था। ठीक है, और उसके बाद अगर वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो प्रतिबिंब जो बनेगा अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा। अगर वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखा जाए तो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है, बड़ा बनता है और आभासी और सीधा बनता है। तो ये सभी 6 जितने भी हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको क्या करेंगे, अच्छी तरह से लिख लेंगे कॉपी में। ठीक है, नोट डाउन कर लेंगे। ये सभी कंडीशन का फिगर बनाया हुआ है, आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार। ये देखिए, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि हम लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करते हैं। तो देखिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल टॉर्च में, सर्च लाइट में, वाहनों के हेडलाइट में प्रकाश शक्तिशाली समांतर किरण पुंजों को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद दंत विशेषज्ञ जो दांत के जो इलाज करते हैं डॉक्टर लोग, वो लोग अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद चेहरे का प्रतिबिंब बड़ा बनाने के लिए, माने बड़ा फोटो बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। इसलिए नाई के पास जितने हजामती बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया
किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए, ठीक है। उसके बाद सौर भट्टियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह प्रकाश को केंद्रित करता है, एक जगह एकत्रित करता है, ठीक है। तो सौर भट्टी में अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। अब चलिए उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण के ज़्यादा कंडीशन नहीं है। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसारित प्रतीत होती है, तो इस तरह का होगा। चलिए आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। अवतल दर्पण के लिए उत्तल दर्पण के लिए उपस्थित है क्योंकि अगर इसमें वस्तु अनंत पर रखी जाए तो दर्पण फोकस पे बनने की प्रतिबिंब दर्पण के पीछे अत्यंत छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। यहाँ देखिए सब आभासी और सीधा बन रहा है, उसमें क्या वास्तविक और उल्टा बनता था, सिर्फ एक कंडीशन में आभासी और सीधा बनता था, तो एक बार उसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो ही कंडीशन, एक अनंत पे होगा, एक अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी होगा तो वस्तु का आकार छोटा बनता है, आभासी और सीधा बनता है। देखिए वस्तु का आकार छोटा बनने की वजह से ही इसमें हमेशा छोटा बनेगा, यहाँ भी छोटा, यहाँ भी छोटा, तो छोटा बनने की वजह से ही क्या करते हैं कि इसका उपयोग गाड़ी के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। गाड़ियों के हेडलाइट साइड मिरर में, हम लोग कार में या मोटरसाइकिल में साइड मिरर में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उत्तल दर्पण का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। इसमें ड्राइवर पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए करते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। दुकानों में इसका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। दुकानों में जैसे पीछे की तरफ वस्तु को देखने के लिए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इसके लिए हम लोग उत्तल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट। अब गोलीय दर्पण के चिन्ह पर पार्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल जब आप बनाएगा तो इसका इस्तेमाल होगा। तो देखिएगा, इसमें देखेंगे हम लोग, इसमें है कि बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। इसका अर्थ है कि दर्पण प्रकाश के बाईं ओर आपतित होती है, ठीक है। उसके बाद मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती है। जितना भी दूरी डिस्टेंस जो है ध्रुव से मापी जाएगी, चाहे वो फोकस मापी जाए या वक्ता त्रिज्या मापी जाए, ठीक है। उसके बाद मूल बिंदु के दाईं ओर दायां ओर जो होता है वो प्लस को डिनोट करता है, बाएं ओर जो होता है वो माइनस को डिनोट करता है। अगर वस्तु बाईं ओर रखी गई है तो ऋणात्मक होगी, दाईं ओर रखी गई है तो धनात्मक होगी, यही इसमें कहा गया है, ठीक है। उसके बाद है कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर प्लस होगा, नीचे की ओर माइनस होता है, यानी इस तरह से होता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया, तो ऊपर की ओर प्लस होगा, नीचे की ओर माइनस, इधर प्लस होगा, इधर माइनस होगा। अब जो चीज़ इधर बन रही है पॉजिटिव होगी, इधर बन रही है तो क्या होगी, निगेटिव होगी। चलिए नेक्स्ट। ये देखिए, ये फिगर आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे, ठीक है। इसको आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। ये दर्पण सूत्र है, दर्पण सूत्र है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक है। यहाँ पे v प्रतिबिंब की दूरी, u वस्तु की दूरी और f फोकस दूरी दर्शाई गई है। अब एक चीज़ और होगा यहाँ पे, आवर्धन। तो आवर्धन क्या होता है, आवर्धन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है। इसमें वस्तु की ऊंचाई बटा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या बोलते हैं, आवर्धन बोलते हैं, या इसको -v/u बोलते हैं। यानी v को कैसे डिनोट किया गया था, देखिए v को प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी, ठीक है। आगे बात समझ में यहाँ तक। अब देखिए, ये थोड़ा सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये और ये, कि अगर आवर्धन प्लस में है तो आवर्धन जो होगा 1 से बड़ा, 1 से छोटा होगा, और अगर प्लस में है तो 1 से बड़ा होगा। ये उत्तल दर्पण में, एक अवतल दर्पण में। यहाँ देखिएगा, अगर m के बराबर माइनस ऋणात्मक तो वह दर्पण हमेशा कैसा होगा, अवतल होगा। अगर आवर्धन ऋणात्मक में आ रहा है तो अवतल दर्पण होता है, ठीक है। चलिए बस इतना ही था। तो ये हमारा प्रकाश के अपवर्तन का चैप्टर था, प्रकाश के अपवर्तन और अपवर्तन का। तो एक शॉर्ट नोट्स की तरह हमने ये वीडियो को बनाया है, आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लेंगे, और इसका PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको PDF चाहिए वो लोग कमेंट में लिखेंगे, हम उनको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे, ठीक है। चलिए बस आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।